तुम मेरी अर्थी सजाने का सोच रहे थे, अब देखते हैं ये अर्थी का सामान किसके काम आता है। गौरी ने भारी आवाज में कुर्राते हुए कहा, बाबा, जब तक हम गौरी को काबू न कर ले तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। ये पहेली ऐसे में पूरी कैसे होगी? सिद्धार्थ ने कहा। बाबा ने अपने पास रखे हुए सरसों के दाने अपने और सामान के चारों ओर बिखेर दिए। गौरी जोर जोर से चीखने लगी। इससे पहले कि गौरी और कुछ कर पाती, सिद्धार्थ ने पहले से जलाकर रखी हुई मशाल से उस पुतले को चिता पर रखकर उसमें आग लगा दी। उस चिता में आग लगते ही गौरी के शरीर में बहुत हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आग की तपिश गौरी को जला रही हो। गौरी जोर जोर से चीख रही थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे थे और वो तड़प रही थी। ये देखकर मिस्टर बजाज का दिल खून के आंसू हो रहा था, लेकिन इन हालातों में वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस कुछ ही पलों में गौरी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मिस्टर बजाज जल्दी से दौड़े और उन्होंने गौरी को सहारा दिया। सिद्धार्थ भी तुरंत उठकर गौरी के पास गया और उन लोगों ने गौरी को वापस कमरे में ले जाकर लिटा दिया। बाबा, हमारी ये पहेली पूरी हुई। मुझे लगता है अब गौरी पर कोई खतरा नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सुबह हो चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद चाय पीते वक्त सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा तीसरे दरवाजे की पहेली को सुलझाने को लेकर बात करने लगे। अंकल, आप गौरी का ख्याल रखिए, हम लोगों को कहीं जाना है। गौरी से कहिएगा कि वो आराम करे। गौरी को लेकर अब हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अब ठीक है। उस कुएं की तलाश में सिद्धार्थ और बाबा दोनों निकल चुके थे। गांव में कुल मिलाकर लगभग 15 कुएं थे, जिनमें से मोस्टली सब पूरी तरह सूखे हुए थे। लेकिन सूखे हुए कुएं इतने सूखे थे कि उनमें घास तक का उग पाना भी मुमकिन नहीं था। बाबा ने सुना था कि गांव की दक्षिण दिशा में एक ऐसा भी सूखा कुआं था जिसमें शायद कोई पेड़ उगा हुआ है। करीब 4 किलोमीटर का फासला तय करके वो दोनों उस जगह तक पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखने पर पता चला कि इस कुएं में लगा पेड़ सूखा हुआ था। गांव में और गांव के आसपास ऐसे बहुत से कुएं थे जहां पर सूखे पेड़ थे, लेकिन ऐसा सूखा हुआ कुआं जिसके किसी बिना पानी के ज्यादा दिन तक कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। हमें कोई ऐसा कुआं देखना चाहिए जो सूखा हो लेकिन उसकी कुछ दूरी पर पानी मौजूद हो, सिद्धार्थ ने कहा। तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ एक कुआं एक पुरानी बावड़ी के सामने। हो सकता है उसमें ही हमें वो फूल वाला पौधा मिल जाए। लेकिन एक और बात, वो बावड़ी भी उस मनहूस हवेली से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, बूढ़े बाबा ने कहा। दोनों बिना देर किए उस बावड़ी के पास वाले कुएं के पास पहुंचते हैं। उस बावड़ी के आसपास बबूल की झाड़ियां थीं। राजा महाराजाओं के जमाने की बनी वो बावड़ी बहुत पुरानी थी। देखकर लगता था कि पहले वो बावड़ी बहुत खूबसूरत रही होगी। उसे भी किसी महल के बरामदे की तरह नक्काशी करके बनाया गया था, लेकिन उस जगह पर भी वैसा ही सन्नाटा था। मनहूसियत थी। मकड़ी के जाल थे जो कि बबूल की झाड़ियों पर तक लगे हुए थे। वे लोग थोड़ी दूर पर मौजूद कुएं के पास गए। उस कुएं में भी ऊपर से तो कोई भी ऐसा पौधा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ सूखे और कुछ हरे बबूल की झाड़ियां दिख रही थी,
इसका मतलब हो सकता था कि वो पौधा वहीं मिल जाए, लेकिन पहले उन्हें इन झाड़ियों को साफ करना होगा। बाबा, यहाँ की कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के लिए हमें कुल्हाड़ी की जरूरत होगी और साथ ही हमें मशाल भी लानी पड़ेगी, जिससे हम एक बार उस पौधे के मिलते ही उस फूल को जलाकर राख कर सके, क्योंकि उस फूल को हमें चांद की रोशनी में जलाना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोबारा यहाँ पर शाम के वक्त आए। सिद्धार्थ ने कहा। वे दोनों वापस गांव की तरफ जाने लगे। सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही गांव में उन्हें एक घर के सामने बहुत भीड़ नजर आई। करीब 4 बज रहे थे। शाम होने में अभी वक्त बाकी था और सर्किट हाउस की दूरी वहां से बहुत ज्यादा भी नहीं थी। उन दोनों ने सोचा कि पहले देखते हैं कि वहां पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी। उस घर के अंदर से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। घर के सामने अर्थी बनाई जा रही थी। वहां जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि किसी जवान लड़के की मौत हो गई है। लोगों की बात सुनकर उन्हें कुछ यूं पता चला। दरअसल हुआ ये था कि कल शाम जब वो लड़का हवेली के सामने से गुजर रहा था, अचानक उसे एक लाल साड़ी वाली लड़की दिखाई दी थी। लड़की बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी वो लड़का उस लड़की के पीछे खींचा चला गया। वो लड़का वहां अकेला नहीं गया था। वो अपने दोस्त के साथ हवेली से कुछ ही दूर पर मौजूद अपने खेत से लौट रहा था। उसे उसके दोस्त ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो लड़की अकेली थी और गांव की तरफ जा रही थी। वो एक पतली गली से होकर गुजरने लगी। सुनसान सड़क पर शाम के वक्त अकेली लड़की को देखकर उस लड़की की नीयत खराब हो गई। उसका दोस्त उस लड़के को जब समझाकर हार गया तो वो उसे छोड़कर गांव में चला गया। सुबह लोगों को पता चला कि उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और चेहरे पर नोचे जाने के निशान थे। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जिस दिन से उस हवेली का गेट दोबारा खोला गया था, उसके बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब वीरानगढ़ में किसी के साथ कोई हादसा पेश न आया हो। वो जगह श्रापित थी, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन वहाँ हादसे उस वक्त और बढ़ जाया करते थे जब कोई उस हवेली से छेड़छाड़ करता था। लाल साड़ी वाली औरत आखिर कौन हो सकती थी? गौरी तो उस वक्त सर्किट हाउस में अपने कमरे में बंद थी। तो क्या ये काम उस तस्वीर वाली भूतनी का था? सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों इसी बात को सोचने में लगे हुए थे। सिद्धार्थ, जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अब इस चीज को सोचने से कोई फायदा नहीं। जो होना था हो चुका। हमें आज रात की उस पहेली को सुलझाना है, जिससे हमें तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मदद मिल सके।